श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल्स में। अब आने वाले टाइम में दोस्तों हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आएंगे। उसमें हर वीडियो में हम आपको एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट के एनालिसिस के बारे में बताएंगे कि किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के एनालिसिस के लिए। मेरे पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि सॉइल टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, चाहे आप फार्मर हैं या आप रिसर्चर हैं या आप प्लानर हैं, क्यों हमारे लिए सॉइल टेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल टेस्टिंग के लिए आप सॉइल के सैंपल्स हैं वो किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैब में ले जाने से पहले फील्ड में ही आप अपने सैंपल्स का किस प्रकार से प्रोसेसिंग करेंगे। उन तीनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के और वो वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए, सॉइल की न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी के लिए। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, और जिस मेथड का हम इसके लिए यूज करेंगे वो मेथड डेवलप किया था वॉकले एंड ब्लैक ने 1934 में। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे हमारी लैब की तरफ और हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, किन किन रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड्स, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस के लिए हमें किन किन रिएजेंट्स की और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की, किन किन लैब ग्लासवेयर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक 500 ml का साफ सुथरा कॉनिकल फ्लास्क। आप देख सकते हैं ये वीडियो में, ये 500 ml का एक कॉनिकल फ्लास्क है। उसके बाद जो दूसरा आपको चाहिए रिएजेंट, वो चाहिए आपको फेरस अमोनियम सल्फेट 0.5 नॉर्मल का आप फेरस अमोनियम सल्फेट बनाएंगे। ये हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट रिएजेंट है जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास में है। उसके बाद आपको चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनाएंगे। ये देखिए, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इस तरह से एक येलोइश कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है, और ये इसका एक रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमारे पास में आता है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद चाहिए होता है हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आप H2SO4 कहते हैं। उसके बाद चाहिए होता है हमें कंसंट्रेटेड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसे आप H3PO4 कहते हैं। उसके अलावा चाहिए होता है हमें डाइफेनिल अमाइन इंडिकेटर, और उसके बाद में हमें चाहिए होता है ब्यूरेट एंड ब्यूरेट चाहिए होती है, और एक ब्यूरेट स्ट्रेंथ चाहिए होता है। आपको चाहिए होता है एक बीकर जिसमें आप लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर आपके सैंपल्स में डालने के लिए। तो ये सारे रिएजेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं, ये हमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के एनालिसिस के लिए चाहिए होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हमारे साथी अजीत के साथ मिलकर के इसका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, उसमें आप क्या करेंगे, आपकी सॉइल में डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी है उसके हिसाब से 0.5 ग्राम से लेकर के और 1 ग्राम सॉइल सैंपल जो है वो आप अपने 500 ml के कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। तो इस प्रकार से आप आपके डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट आप सॉइल वेट कर लेंगे 0.5 ग्राम से 1 ग्राम, और उसके बाद में इस सॉइल को आप एक ड्राई 500 कॉनिकल फ्लास्क में इस प्रकार से डाल देंगे। आपका कॉनिकल फ्लास्क ड्राई होना चाहिए क्योंकि आप इसमें आगे एसिड ऐड करने जा रहे हैं, तो इसलिए आपका कॉनिकल फ्लास्क अच्छी तरह से वॉश किया होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। कॉनिकल फ्लास्क में सॉइल डालने के बाद आप उसमें ऐड करेंगे 10 ml ऑफ 1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि 10 ml ऑफ K2Cr2O7। आप देखिए मेरे साथी अजीत ने इस प्रकार से डाला है, आप देख सकते हैं ये येलो कलर आपको नजर आ रहा है। सॉइल डालने के बाद में हमने इसके अंदर 10 ml ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला है। ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे 20 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अजीत जी, आप बताइए किस प्रकार से आप जो है 20 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। यदि आपके पास इस प्रकार का डिस्पेंसर नहीं है तो आप जो है वो मीजरिंग सिलेंडर्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मीजरिंग सिलेंडर्स का उपयोग करते समय आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके हाथों में ग्लव्स पहने होने चाहिए, क्योंकि ये एसिड एक कंसंट्रेटेड एसिड है। और आप देखिए एसिड डालने के बाद में रिएक्शन शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से आप देखिए इसके अंदर से फ्यूम्स निकल रहा है, यानी कि धुआं निकलना शुरू हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसकी वजह से ये नीचे से गर्म हो रहा है। देखिए आप, मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ इसको, तो ये रिएक्शन की वजह से अब इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। आप अजीत जी दूसरे सैंपल के अंदर भी आप एसिड ऐड करिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम एसिड डाल रहे हैं आप देखिए इसमें से बबल्स बनके और धुआं निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए आप, इसमें धुआं निकलना शुरू हो गया है, और ये देखिए आप कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है यहाँ पर।
तो इस प्रकार से आप इन दोनों सैंपल्स के अंदर आपने एसिड ऐड कर दिया। एसिड ऐड करने के बाद में आप इस प्रकार से इसको हल्का फुल्का स्विल करेंगे, यानी कि इनको हिलाएंगे। और हिलाने के बाद यदि आपके पास एस्बेस्टोस यानी कि अभ्रक की शीट है तो आप इन सैंपल्स को उसके ऊपर रख देंगे। यदि नहीं है तो इस प्रकार से एक पक्का जो फर्श हो आपकी लैब में उसके ऊपर आप रख देंगे। और अब इन सैंपल्स को आप हाफ एन आवर के लिए रिएक्शन होने के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस पूरा होने के लिए रख देंगे। हाफ एन आवर के इस पीरियड के अंदर जो है हमारा एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा और उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो दोस्तों हमारे सैंपल्स को रखे हुए हमें हाफ एन आवर का टाइम हो गया है और हमारे बीकर जो हमारे कॉनिकल फ्लास्क हैं वो ठंडे हो चुके हैं। देखिए आप जब हमने एसिड डाला था तो हम यहाँ हाथ नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब हम अपने हाथ पर इसको रख सकते हैं। तो अजीत जी अब इनमें डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर। अजीत आप इसमें दोनों सैंपल्स के अंदर 200 ml करके और डिस्टिल्ड वाटर डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों आधा घंटा होने के बाद आप इस सैंपल्स के अंदर जो है 200 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे। इस प्रकार से आप जो है इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। ये देखिए दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर डालने के बाद में इस तरह से कुछ आपके पास में एक येलो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। ये कंप्लीट येलो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। सैंपल्स में पानी डालने के बाद में अगला जो प्रोसेस है वो है टाइट्रेशन का प्रोसेस। टाइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इस ब्यूरेट के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट। ये देखिए दोस्तों आप इस प्रकार से एक फनेल का यूज करते हुए जो है एक फनेल यूज करेंगे और फनेल का यूज करते हुए आप इसमें जो है फेरस अमोनियम सल्फेट डाल देंगे। फेरस अमोनियम सल्फेट डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ एक्सेस पहुंच गया है। ये देखिए आप, तो इसको आप क्या करेंगे 0 पर सेट कर लेंगे। नीचे से फनेल को आप करके तो ये इस तरह से करने से आपके एक तो जो भी एयर बबल होगा वो बाहर निकल जाएगा और इसके अलावा आपका जो सैंपल है उसमें 0 पर आप सेट कर लेंगे। तो ये देखिए आप मेरी जो ब्यूरेट है उसमें मैंने जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल 0 पे सेट कर लिया। जहाँ मेरी फिंगर आप देखिए। अब हमारा इसमें ब्यूरेट में हमने जो है हमारा जो टाइट्रेशन के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट डाल लिया है। अब हम प्रोसेस करेंगे हमारा टाइट्रेशन का। टाइट्रेशन का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आप डालेंगे इसके अंदर डाइफेनिल अमाइन इंडिकेटर। ये देखिए आप डाइफेनिल अमाइन इंडिकेटर जो है वो 1 ml करके डालेंगे। अजीत जी आप दूसरे सैंपल में डालिए। डालने के बाद आप देखिए दोस्तों, ये देखिए आप जैसे ही आपने डाइफेनिल अमाइन इंडिकेटर इसके अंदर ऐड किया है इसका कलर चेंज हो गया है। येलोइश कलर देखिए आपको डार्क, यहाँ देखिए आप आपको वायलेट सा कलर नजर आ रहा होगा। ये देखिए आप, तो ये आपका जो कलर है वो येलो कलर से डार्क वायलेट कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब हम टाइट्रेशन करेंगे इसके अंदर और टाइट्रेशन के दौरान आप जो हमारा ये कलर है एंड पॉइंट पे जाकर के इस डार्क कलर से ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर में, वही हमारा। ये देखिए दोस्तों टाइट्रेशन प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। अब ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट हमारे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ऐड कर रहे हैं। धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसेस जैसे जैसे स्टार्ट होगा ये जो हमारा डार्क वायलेट कलर है ये कन्वर्ट हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर के अंदर और वही हमारे दोस्तों आप दोनों सैंपल्स में ये हमारा टाइट्रेशन किया हुआ सैंपल है, ये हमारा बिना टाइट्रेशन का सैंपल है। इस सैंपल का आप कलर देखिए, ये लाइट ग्रीन कलर हो गया जैसा हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट का कलर आपको दिखाई दे रहा है उस प्रकार से ये सैंपल। तो ये है हमारा एंड पॉइंट। अब आप देखेंगे कि हमारी ब्यूरेट में जब हमने रीडिंग शुरू की थी तो 0 पे थी। अब आप क्या करेंगे कि फाइनल वॉल्यूम नोट कर लेंगे। जहां भी आपकी ब्यूरेट में फाइनल वॉल्यूम है, सपोज जैसे इसमें आ रहा है 15.8, तो वो आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद में फिर मैं आपको फाइनली कैलकुलेशन पार्ट समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप % ऑर्गेनिक कार्बन कैलकुलेट करें। तो दोस्तों ये हमारा जो लैब में टाइट्रेशन तक का जो प्रोसेस है ये पूरा हो चुका है। इसके स्टेप्स मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक 500 ml कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर आप डालेंगे 1 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल्स डिपेंडिंग ऑन योर कार्बन कंटेंट इन योर सॉइल। अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो 0.5 ग्राम डालेंगे, यदि कम है तो 1 ग्राम तक डालेंगे। उसके बाद आप ऐड करेंगे 10 ml ऑफ 1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद आप ऐड करेंगे 20 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में आप इसको रिएक्शन के लिए हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। सैंपल्स जो है वो आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। हाफ एन आवर के बाद इसमें आप डालेंगे 200 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद आप डालेंगे 10 ml ऑफ कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद आप डालेंगे इसमें 1 ml ऑफ डाइफेनाइल अमाइन इंडिकेटर और उसके बाद में आप इसका टाइट्रेशन करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ 0.5 नॉर्मल फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। तो जब रिएक्शन आप करेंगे तो इस प्रकार से एंड कलर पे आपका आ जाएगा। अब मैं आपको इसका बताऊंगा कैलकुलेशन पार्ट की किस प्रकार से आप % ऑर्गेनिक कार्बन कैलकुलेट। मैंने आपको बताया था लैब के अंदर की टाइट्रेशन प्रोसेस आप
किस प्रकार से करेंगे। अब हम आपको कैलकुलेशन पार्ट एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से आप जो है परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो रिएक्शन जब आप K2Cr2O7 उसके अंदर जब H2SO4 डालते हैं तो किस प्रकार से वो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन बताएंगे और किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों की आप देख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ H2Cr2O7 और यह हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करेगा हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो जो रिएक्शन आएगी हमारी वहां पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, 8 मोल्स ऑफ वाटर निकल रहा है। इट मींस 2 मोल्स ऑफ H2Cr2O7 और पोटेशियम डाइक्रोमेट is equal to 3 moles of carbon. So we can say that 588 grams of K2Cr2O7 is equal to 36 grams of carbon. Means from where this 36 is coming, that is the molecular weight of carbon is equal to 12. So 12 into 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा. And from where this 588 gram is coming, that is coming the molecular weight of potassium dichromate multiply by 2 करेंगे तो हमारा 588 आ जाएगा। फर्दर अगर हम जाते हैं तो मीन्स 12 liters of your K2Cr2O7 is equal to 36 grams of your carbon। यानी कैसे 49.04 gram K2Cr2O7 is required for 1 normal of K2Cr2O7 का जो सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि 49.04 gram of potassium dichromate is required for preparation of 1 normal solution of potassium dichromate. Means that's why this is coming 12 liters. Means when this 588 gram will be divided by 49.04, then it will come the 12 liters. So it is coming 36 grams. So it means 1 ml of potassium dichromate is equal to 36 divided by your 12 into 100, because we have converted into from liters से हमने इसको ml में convert कर दिया, तो it will come to 0.003 grams of carbon. यानी 1 ml of your potassium dichromate is equal to the 0.003 grams of carbon. Now अब हम आते हैं हमारी फाइनल कैलकुलेशन की तरफ कि किस प्रकार से हाउ यू विल कैलकुलेट दी परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन। तो परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 10 into blank minus sample divided by the blank into 0.003 into, because you are taking in 100%, so 100 will come here, divided by weight of your soil. This is the formula for calculation of your percent organic carbon. अब अगर हम इसको सपोज किसी रीडिंग के साथ में करते हैं तो you will see that 10, ये 10 आता है हमारा, हमने लिया था 10 ml of potassium dichromate, so it is coming from there. So 10 into, suppose blank की रीडिंग we can say that 19.5 and our sample की रीडिंग आई 15.8 divided by 19.5 into 0.003 into 100 and soil was taken 1 gram. So this will be the final percent calculation of your organic carbon. This is the calculation. So you can see that we have calculated. I told you, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है एंड देन किस प्रकार से हमारा जो मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। ये जो फैक्टर आता है आपका 0.003, ये कहाँ से आया मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि लैब के अंदर आप सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट्स हमारे एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जो लोग स्टेट लेबोरेटरी से जुड़े हैं जो कि हमारे किसान भाइयों के सैंपल्स एनालिसिस करते हैं, या जो हमारे रिसर्चर साथी हैं जो लैब में सॉइल एनालिसिस करते हैं, आशा है आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।